आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले लक्ष्य एनटीपीसी 2020 के अंतर्गत केमिस्ट्री के पहले सेट की। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने टोटल 600 प्लस क्वेश्चन का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करा था, जिसमें बायो के 3 वीडियो लेक्चर और फिजिक्स के 1 वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देख पाएँ तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है कि न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक और एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जिस न्यूक्लियस की बात करा जा रहा है उसका मतलब होता है नाभिक, और परमाणु के नाभिक की बात करा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस में नाभिक में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो आप सबों को पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होती है वही उस परमाणु का क्या होता है, परमाणु संख्या होती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये न्यूक्लियस होता क्या है। तो मित्रों आप सबों को पता है कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। इसी को हम लोग एटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एटम भी बोलते हैं। और प्रत्येक परमाणु की परमाणु संख्या होती है। जितने भी परमाणु हैं उन सब की क्या होती है सर? परमाणु संख्या होती है, अपनी अपनी एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक नंबर होती है। और साथ ही साथ परमाणु भार भी होता है। क्या होता है? परमाणु भार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एटॉमिक वेट कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु भार को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये होता क्या है। तो पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी जो परमाणु होता है वो सर कैसा होता है? गोलीय होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर परमाणु की संरचना स्फेरिकल होती है। और ध्यान रखेंगे कि इसके बीच में नाभिक होता है, और इस नाभिक का खोज किसने करा था? तो आप ध्यान में रखेंगे सर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था सर? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। और ये नाभिक का खोज किए थे, इसीलिए रदरफोर्ड को हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक भी बोलते हैं। ये भी बात आपका इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु गोलीय होता है और इसके बीच में क्या होता है सर? एक नाभिक होता है, और इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कक्षा कहते हैं, या फिर ऑर्बिट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं सर? ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के कक्षा में क्या करता है सर? चक्कर लगाते रहता है। अब आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया? तो मेरे मित्र किसी भी परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब आप कह सकते हो कि परमाणु जो है वो 3 कण से मिलके बने होते हैं, और वो 3 कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होगा? परमाणु के नाभिक में होगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है सर? तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अस्थायी कण हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का क्या है? गतिशील कण है। अब देखिए हम लोग इसका परमाणु संख्या और परमाणु भार कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम लोग परमाणु संख्या की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम लोग कहते हैं कि सर किसी भी परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होती है वो उसकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। तो Z इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रिकली, विद्युतः उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी कह सकते हो Z इक्वल टू P इक्वल्स टू E, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। मतलब आप कह सकते हो कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। चूंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, इसीलिए परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। परमाणु भार है, तो परमाणु भार को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो परमाणु भार कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आप लोग बहुत पढ़ चुके होंगे इस फॉर्मूला को कि सर A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N होता है। तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है आपके इस क्वेश्चन के ऊपर, आप चाहें तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, आगे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके। ऐसे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर प्रोटॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है सर एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर हाइड्रोजन में तो 0 न्यूट्रॉन होता है, मतलब इसमें कुछ न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर D। बिल्कुल ही सही बात है। अच्छा, आप लोग समझते हैं कि सर इसमें न्यूट्रॉन कैसे नहीं होता है, या आपको अगर कभी कोई प्रूफ करने के लिए बोलते कि अच्छा कैसे नहीं होता है न्यूट्रॉन ये बताओ, तो आप कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको। आप सबों को पता है मित्रों हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे सर कौन सी बच्चा वाला बात कर रहे हैं, परमाणु संख्या हाइड्रोजन का तो 1 होता है। कितना होता है, 1। अच्छा, जब इसका भार पूछे तब कितना कहिएगा, तो सर 1 होता है। परमाणु संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, और परमाणु भार को A से। तो क्या हम हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और A इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, हमको क्या मालूम करना है कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। मित्रों आप सबों को पता है कि परमाणु भार इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी हम लोग देखें पहले क्वेश्चन में। अच्छा देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। अब देखिए कि इसका प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है हाइड्रोजन में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सिर्फ परमाणु संख्या लिखा हुआ है। मेरे मित्र प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, या परमाणु संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो परमाणु संख्या 1 है, तब प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी। तब 1 प्लस n, हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, ध्यान में रखिएगा। क्या हम n इक्वल टू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, और देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल होगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स वाई, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो होता क्या है, तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है सर, एक प्रोटॉन होता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछता है और कंसेप्चुअल सवाल पूछता है। अगर आपके पास इसके कंसेप्ट का एक बेसिक पकड़ सही से मालूम है, तो मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। अच्छा देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। किसी एक क्वेश्चन को बना देने से तो आप उसके आंसर से तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, कंसेप्ट को समझना। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि सर यहाँ पे एक छोटे से एटम से शुरुआत करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। और हम बात करते हैं सर किसकी, क्लोरीन के परमाणु संख्या की, तो इसका कितना होता है सर, 17 होता है। ध्यान में रखेंगे कि जब हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को जब इसके कक्षा में सजाएंगे, ऑक्सीजन परमाणु के कक्षा में सजाएंगे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद के कक्षा में कितना जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपके ऑक्सीजन परमाणु में कितने कक्षा होंगे, तो 2 कक्षा होंगे। कितने कक्षा होंगे, 2 कक्षा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटर से अगर हम मान लें कि ये एक सर्कल है, तो यहाँ तक इसकी क्या हो जाती है सर, तो आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, ये तो त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। अब देखिए हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो इसका जब हम लोग परमाणु में इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो क्या कहते हैं कि सर पहले कक्षा में 2 जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 जाएगा और तीसरे कक्षा में 7 जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि परमाणु के किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है और n आपका कक्षा की संख्या है। तो चूंकि ये पहला कक्षा है इसीलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और दूसरे कक्षा में कितना रहेगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, तीसरे में 18। लेकिन इसके पास तो 17 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें गया, 8 इसमें गया और 7 इसमें गया। अब देखिए कि इसको हम यहाँ से ऐसे कर दें, आप खुद बताइए कि त्रिज्या किसका बड़ा है।
जरा सा आप अपने से गौर करके बताइए। आप फट से कहिएगा कि सर ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि क्लोरीन का त्रिज्या क्या है सर, बराबर है। देखिए यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि जिस किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या जितना कम होगा उसकी त्रिज्या उतनी छोटी होगी। जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी सर, बड़ा होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होगा। तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, अगर त्रिज्या बड़ा है तो व्यास भी बड़ा होगा। ये हो गया आपका एक बेसिक कंसेप्ट कि अगर किसी परमाणु का परमाणु संख्या ज़्यादा है तो उसका व्यास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, त्रिज्या भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए तो हमको कक्षा बनाना होगा, और हमको पता है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा तक इलेक्ट्रॉन भरता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना तो हमको कक्षा बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, चूंकि परमाणु संख्या 8 होती है तो हम कहते हैं प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, इसीलिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन था तो 2 ही कक्षा में हो गया। अब हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन था तो 3 कक्षा लेना पड़ा, अगर इससे ज़्यादा होता तो और ज़्यादा कक्षा लेना होता। तो जितना ज़्यादा कक्षा बढ़ेगा तो सेंटर से उसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो त्रिज्या और व्यास क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस कंसेप्ट का मतलब कि सर अगर किसी परमाणु की परमाणु संख्या ज़्यादा होगी तो उसकी त्रिज्या और व्यास भी क्या होगी सर, ज़्यादा होगी। यही आपका कंसेप्ट है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। तो देखिए आयोडीन है यहाँ पे दिया हुआ आपको, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है और ब्रोमीन दिया हुआ है। मेरे मित्र आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 53, फ्लोरीन का 9 होता है और ब्रोमीन का 35 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है। अब आप बताओ कि इसमें किसका व्यास सबसे ज़्यादा होगा। आप सभी कहेंगे कि सर आयोडीन का व्यास सबसे ज़्यादा होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखेंगे कि आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब क्या है सर, हैलोजन ग्रुप के हैं। आवर्त सारणी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो वर्ग बोलते हैं या हैलोजन समूह के हैं। अच्छा ये भी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में ये किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो सर 17वें वर्ग में पाया जाता है। किस वर्ग में पाया जाता है, 17वें वर्ग में पाया जाता है। और जनरली इन सारे का नेचर कैसा होता है, तो सर ऋणात्मक आयन के जैसा होता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल कि निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है। मित्रों आप सबों को पता है इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, निगेटिव पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव का मतलब वो सकारात्मक बोल लीजिए, धनात्मक बोल लीजिए, जो बोल लीजिए। और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन में क्या होता है सर, सकारात्मक आवेश होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये तीनों क्या हैं, तो आपके परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो आप कहेंगे जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो आप कहेंगे गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो आप क्या कहेंगे सर, चैडविक कहेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है, न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। आप लोग तो याद किए होंगे, तो सीधे कहेंगे सर पॉजिट्रॉन कहा जाता है। लेकिन जरा सा समझिए कि ये एंटी पार्टिकल्स किसको हम लोग बोलते हैं, प्रतिद्रव्य कण किसको बोलते हैं हम लोग। पहले आपके आंसर की बात कर लें तो आप सबके मन में जो लड्डू फूट रहा है पॉजिट्रॉन वाला, वही इसका आंसर है। लेकिन बात करते हैं कि सर जो क्वेश्चन में समतुल्य प्रतिद्रव्य कण दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि समतुल्य मतलब समान, इसको इंग्लिश में हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका प्रतिद्रव्य दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में हम लोग एंटी पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा हमको अभी किसका एंटी पार्टिकल्स निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स निकालना है। तो दिया गया कण मेरा कौन है सर, इलेक्ट्रॉन है। ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग एंटी पार्टिकल्स प्रतिद्रव्य को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं सर, कि ऐसा कण जिसका द्रव्यमान
दिए गए कण के द्रव्यमान के समान हो, दिए गए कण के द्रव्यमान के समान हो परंतु आवेश एवं चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आवेश एवं चुंबकीय गुण दिए गए कण से क्या हो सर, भिन्न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे दिए गए कण का उपयोग करा है क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रतिद्रव, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा कण जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन कण के द्रव्यमान के समान हो परंतु आवेश एवं चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन कण से भिन्न हो, इलेक्ट्रॉन का प्रतिद्रव कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कहलाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, आप सबों को पता है 9.1 × 10⁻³ kg। अब आप कहिएगा कि तब सर पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो सर पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होगा, 9.1 × 10⁻³ kg। हमने क्या लिखा है, ऐसा कण जिसका द्रव्यमान दिए गए कण के द्रव्यमान के समान हो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के क्या है, समान है, लेकिन आवेश और चुंबकीय गुण इसके इलेक्ट्रॉन से क्या हो सर, भिन्न हो। मित्रों आप सबों को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज रहता है और हम लोग कहते हैं सर इसके चार्ज को -1.6 × 10⁻19 कूलम, तो सर इसको हम लोग समतुल मान लेते हैं -1 यूनिट चार्ज के। और जब हम लोग पॉजिट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सर ये +1 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और पॉजिट्रॉन आपका क्या है, पॉजिटिव है। आप क्या कह सकते हैं सर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है परंतु आवेश की प्रकृति क्या है सर, अलग अलग है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या होगा, तो पॉजिट्रॉन होगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मित्रों आप सबों को पता है आपके ऑप्शन में जो न्यूट्रॉन दिया हुआ है उदासीन कण है, प्रोटॉन पे आपका क्या रहता है सर, प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। ये सब छोटी छोटी बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।